आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोग बात किए थे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, मैंने 24 फरवरी को ये वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने आपके लिए भारतीय संविधान का जो यूनिट फर्स्ट है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था। और प्रश्न नंबर 1 बहुत ज़्यादा बड़ा था, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, इस वजह से मैंने उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए केवल बहुत कुछ पार्ट्स उसके समझाए थे। यानी कि मैंने उसमें आपके लिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण के बारे में समझा दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में, राजपत्र क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ये सब हम पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था भारतीय सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इस तरह से। तो आप उस वीडियो में जाकर जब देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे चतुर्थ चरण के बारे में, और चतुर्थ चरण यानी कि जो चौथा पार्ट है वो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही कंटिन्यू सीरीज़ रहेगा, जिसमें आप बहुत कुछ जान सकेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं। अप्रैल के महीने में आपका मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड वीक में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल तैयारी अपनी बना के रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दिया हुआ है यहाँ पर चतुर्थ चरण, भारतीय शासन की शुरुआत। तो चतुर्थ चरण यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जो बताया उसके बाद क्या हुआ हम वो समझते हैं अब। तो चतुर्थ चरण जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, चतुर्थ चरण की शुरुआत कब से कब तक हुई। तो पहली चीज़ तो आप यही लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए कि कब से कब हुई, 1919-1947 तक का जो पीरियड है उस पीरियड को, उस समय को माना जाता है चतुर्थ चरण। इसके अलावा इस पूरे टाइम पीरियड में 1919 से 1947 तक कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा। बिकॉज दोस्तों आप जानते हैं 1947 के बाद ही हम आज़ादी का सवेरा देख पाए थे, लेकिन तब तक कई तरह के कानून अंग्रेजी सरकार ने बनाए। उसी कैटेगरी में एक पहला कानून हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1919। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो क्या है ये अधिनियम, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम्स में कि भारत शासन अधिनियम के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम सबसे खास बात क्या थी। तो पहला पॉइंट ये था कि जो प्रांत थे, अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश सरकार ने 11 प्रांतों में भारत को बांट के रखा था। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन ब्रिटिश प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ऐसा अंग्रेजों ने एक अधिनियम यानी कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम बना के ऐसा जनता को, भारतीय जनता को बना दिया। ओके, अब क्या था इस अधिनियम में, इस अधिनियम ये लिख दिया अंग्रेजों ने कि कार्यपालिक शक्ति जो रहेगी वो गवर्नर जनरल को दी जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपको पता हो कि 3 तरह की बेसिकली शक्तियाँ होती हैं, एक होती है आपकी न्यायपालिक शक्तियाँ, दूसरी होती है आपकी कार्यपालिक शक्तियाँ, और तीसरी होती है आपकी विधानपालिक शक्तियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिक शक्तियाँ जो हैं वो गवर्नर जनरल के हाथ में रहेंगी। अब गवर्नर जनरल कौन, अंग्रेजों का आदमी। तो कहने का मतलब ये था कि इस अधिनियम में कोई ज़्यादा ताकत नहीं थी। ये इसका बुरा, इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन आपको वो बाद में देखना है, पहले आप इस अधिनियम की खास बातों को समझिए। तो 3 चीज़ें इस अधिनियम में थीं। एक, केंद्रीय सरकार बनाएगी ब्रिटिश हुकूमत, क्योंकि भारतीय लोग बहुत आंदोलन कर रहे थे। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल बनाएगी, और तीसरा, प्रांतीय सरकार बनाएगी। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार जो है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें गवर्नर जनरल की परिषद होगी, और इस परिषद की सदस्यता की अधिकतम संख्या से प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो जैसे कि आप देखते हैं ना कि आज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश में, वैसे ही उस समय गवर्नर जनरल होते थे और उनकी एक परिषद होती थी, एक उनका एक ग्रुप होता था, एक उनकी सभा होती थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि जिसको आज आप संसद बोलते हो, पार्लियामेंट बोलते हो, उस समय इसका नाम क्या था, केंद्रीय विधानमंडल। इसमें क्या थी, 2 चीज़ें थी, विधानसभा तथा
राज्य परिषद। तो 2 सदन थे, बस फर्क कितना है, उस समय विधानसभा नाम था, आज इसका नाम क्या हो गया है, लोकसभा हो गया है। दूसरा राज्य परिषद, राज्य परिषद उस समय बोलते थे 1919 के कानून में, और आज के कानून में या आज के समय इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राज्य सभा बोलते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये सिस्टम इन्होंने इस कानून में बनाया। कितने सदस्य थे विधानसभा में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो विधानसभा में 144 सदस्य थे। राज्य परिषद अधिकतम संख्या क्या थी, वो थी 60। स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया था दोस्तों, जी हाँ, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्त्रियों को अंग्रेज लोग मताधिकार नहीं देते थे। केंद्रीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था, यानी केंद्रीय विधानमंडल ही कानून बनाता था। गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्तियां थीं, यानी कि जैसे राष्ट्रपति के पास होती ना आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी लगती इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई थी, उस तरह से उस समय भी अंग्रेजों के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां थीं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 कि क्रमिक विकास को समझाइए भारतीय संविधान के, तो दोस्तों ये जो क्रमिक विकास है, इस विकास से आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान में आज जो लिखा हुआ है उसकी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना यानी कि लागू करने की कोशिश की थी। उसी कैटेगरी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो 1919 का जो अधिनियम है इसमें हमने यहाँ तक ये चीज़ों को समझा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ से आप देखिएगा कि इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रांतीय सरकार बनाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रांतीय सरकार इन द सेंस कि केंद्रीय सरकार होगी, केंद्रीय विधानमंडल होगा और प्रांतीय सरकार होगी। तो हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्रांतीय सरकार के बारे में। प्रांतीय सरकार मतलब राज्य में जो सरकारें होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको प्रांत से, आप प्रांत को राज्य सरकार मान के चलें। तो प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जेल, पुलिस, न्याय व्यवस्था, वित्त व्यवस्था आदि को प्रांतीय सरकार के अंतर्गत रखा गया। गवर्नर होता था प्रांतों में, जैसे आज देखते हैं ना आप राज्य में राज्यपाल होता है और फिर सीएम होता है, वैसे ही गवर्नर अंग्रेज लोगों ने बनाए थे राज्यों में, और गवर्नर जो है इनके अधिकार बढ़ा दिए गए थे। और गवर्नरों को इतनी पावर थी कि मंत्रियों और कार्यपालिका के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति दे दी गई थी। तो दोस्तों आज के समय में गवर्नर के पास कोई विशेष पावर नहीं है, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने शक्तियाँ दी थी। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से पूरे इस कानून में दिया गया था। साइमन कमीशन की बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जब ऐसी चीज़ें होंगी, अंग्रेज जो कानून बनाए आपको भी पता है कि वो कानून में कोई दम नहीं थी विशेष। अगर इतने ही अच्छे होते तो यार हम आज आराम से अंग्रेज़ों के साथ देश हिंदुस्तान चल रहा होता और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो वाकई में ऐसे थे नहीं। उनका करनी और कथनी में फ़र्क था। इसी वजह से साइमन कमीशन आया। क्या था साइमन कमीशन? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा एक उत्तरदायी सरकार के बारे में ब्रिटिश सरकार ने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, उत्तरदायी सरकार बना नहीं पाए। और भारतीय आंदोलन या बोल सकते हैं कि हिंदुस्तानी लोग बहुत नाराज़ हुए 1919 के अधिनियम से, और फाइनली अंग्रेजों ने एक और चाल चली, और उस चाल का नाम था 1927 का साइमन कमीशन। तो ये जो साइमन कमीशन आया 1927 में आया, और इस कमीशन में भी भारतीय सदस्यों को नहीं लिया गया। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हो कि इससे और झगड़ा हुआ और विरोध की भावना भड़कने लगी पूरे देश में, समूचे हिंदुस्तान में, समूचे भारत में। और जैसा कि आप जानते हो कि साइमन कमीशन ही जो था, इसी साइमन कमीशन की वजह से हमारे देश के उस समय के एक बहुत ही फेमस लीडर, एक बहुत ही अच्छे नेता मैं बोलूँगा, जिनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उनका भी देहांत हो गया था। पुलिस की लाठियों के द्वारा, लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर आपको उनका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। आगे दिया हुआ है दोस्तों इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए मैं पिछली वीडियो में भी यही बताया कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सनी देओल की। जैसे सनी देओल बोलता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे यहाँ पर कानून पे कानून पे कानून पे कानून लाए गए, और भारत सरकार अधिनियम 1935 इस तरह से आ गया। तो इसके पहले था 1919 में, आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, और अब 1935 का कानून लाया। मतलब अंग्रेज बस केवल एक तैयारी कर रहे थे कि यार कैसे भी करके भारतीय लोग बस मान जाएं, हमारे खिलाफ ना हो, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्योंकि आपको पता है ना कि गांधी जी जैसे जो
दमदार बंदे आ चुके थे देश के अंदर 1915 में, तो सीधी सी बात है यार कि वो टिकने वाले रुकने वाले तो थे नहीं, और अंग्रेजों को उन्होंने भगा के ही सांस ली। एनीवेज, तो ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि गांधी जी का रोल था, रोल कई नेताओं का था, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, शायद इसीलिए उनको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं। चलिए 1935 अधिनियम की बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। लिखा हुआ है 1935 अधिनियम के द्वारा भारत में एक उत्तरदायी शासन को लागू करने का फिर से प्रयत्न किया गया। और क्या था इस अधिनियम में? इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो मैं कई वीडियोस में चीज़ें बताता रहता हूं कि 1935 का जो अधिनियम था सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इसके पीछे कारण है कि आज जो हमारा भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान की ज़्यादातर अनुच्छेद हमने 1935 का जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया अधिनियम था उसी से हूबहू लिया गया है। अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हैं, तो आप ये पॉइंट को जब पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट क्या बोलता है? संघात्मक शासन की स्थापना करना। तो हमारे यहाँ है संघात्मक शासन, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। तो संघात्मक शासन जो है, ठीक है, केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना करना, तो दोहरा शासन है केंद्र में। इसके अलावा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना, तो हमारे यहाँ स्वायत्त शासन भी चलता है। यानी कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि राज्य सरकारें पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसले ले सकती हैं। हमारी खुद की न्यायपालिका होती है हर राज्य में, केंद्र की अलग न्यायपालिका होती है। केंद्रीय विधानमंडल का गठन तो वो तो है ही, आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही उस समय बनाया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, जैसे विधानसभा हमारे राज्यों में होती है, भोपाल में मध्य प्रदेश की। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तो वो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और फेडरल न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी खास विशेषताएं पढ़ सकते हैं। तो ये विशेषताएं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। आपको अगर प्रश्न आता है अधिनियम वाला तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए वन बाय वन धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा, आगे की वीडियोस में बताता जाऊंगा। बस आप जुड़े रहिए, आप आराम समझिए। देखिए चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा और आप इन्जॉय भी कर पाएंगे। बिकॉज आर्ट सब्जेक्ट रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है आपके लिए इन्जॉय करने का, आपको चीज़ों को समझने का, आपको अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल से, रियल लाइफ से जोड़ने का। बिकॉज आप देखते हैं कि राज व्यवस्था, राजनीति, ये सब हमारे चारों तरफ है, लोकसभा राज्यसभा, इन कई न्यूज़ आती रहती हैं। बस हमें थोड़ा सा क्या चीज़ों को जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसे सही अर्थों में उत्तरदायी सरकार कहना ही उचित है। तो वाकई में अंग्रेजों ने कुछ ठीक काम किया। प्रशासन में गवर्नर जनरल को विशिष्ट अधिकार दिए गए। प्रांत की कार्यकारिणी की शक्ति गवर्नर में निहित कर दी गई, यानी कि जो राज्य होते थे उसमें कार्यकारिणी की शक्ति किसको? गवर्नर को दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। तो मैंने आपको बताया था कि 1919 के अधिनियम में जहां केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या महज 160 के आसपास थी और वही सदस्य संख्या अब 375 हो गई और राज्य परिषद में यानी कि राज्यसभा में 260 कर दी गई। तो इस तरह से मतलब अंग्रेजों ने कुछ बदलाव किए 1919 के कानून के बाद 1935 में। ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नर को मंत्रिमंडल के प्रमुख का पद दिया गया। तो मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता था? गवर्नर होता था। आज मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? सीएम होते हैं। प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को 1919 में भी दिया गया था अधिकार, इसमें भी दिया गया, बस इसमें थोड़े से अधिकार ज़्यादा दे दिए गए। वित्त विधेयक को गवर्नर की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाता था। तो वित्त विधेयक मतलब जैसे आप जानते हो ना कि हर साल अपने यहाँ संसद में या मध्य प्रदेश की विधानसभा में या हर राज्य की विधानसभा में क्या आता है? बजट आता है। तो वैसी व्यवस्था यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए कि बजट जब भी आता है तो उसके लिए पहले केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है और राज्य में गवर्नर की अनुमति लेना आवश्यक है। मिल भी जाती है अनुमति आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों को विभाजन कर दिया गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारे संविधान को मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि हमारे संविधान में सेम टू सेम 1935 के अधिनियम की झलकें दिखती हैं। बिकॉज 1935 का जो अधिनियम है उसमें भी संघ सूची थी, हमारे भारतीय संविधान में भी संघ सूची है। हाँ, विषय ज़्यादा कम हो सकते हैं। प्रांतीय सूची है यानी कि स्टेट लिस्ट, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। बस हमारे भारतीय संविधान में एक चौथी सूची जोड़ दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं। इसका हिंदी तो मुझे नहीं आ रहा है फिलहाल में, तो थोड़ा सा आप इसको
देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं मिले तो फिर मैं थोड़ा सा आपको सर्च करके ढूंढ कर बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं हम। जो केंद्रीय विधानमंडल है, यानी कि जो आज जिसको आप लोकसभा या बोल सकते हैं कि संसद बोलते हो, वैसे उस समय जो केंद्रीय विधानमंडल था जिसमें गवर्नर जनरल थे, उसमें दंड विधि, दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता, विवाह विधि तथा परिनिर्णय कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया। तो केंद्र सरकार उस समय क्या कानून बना सकती थी, ये सारे कानून बना सकती। दोस्तों इस पूरे वीडियो का PDF आपके लिए मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अभी कोई नोट्स मत बनाइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से आप चीज़ों को समझिए, आपके लिए PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ खास तरह की चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती थी। और अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय जो है उसको दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम से तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता से दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है 1935 का अधिनियम। फेडरल न्यायालय स्थापित करके उन्हें निम्नलिखित क्षेत्र प्रदान किए गए। फेडरल न्यायालय मतलब जो राज्य के न्यायालय हैं उनको स्थापित किया गया इस नियम के द्वारा। 3 क्षेत्राधिकार दिए गए, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो इनके बारे में हम आगे आपके लिए बताएंगे बहुत डिटेल में, बिकॉज जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हम वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन की। दोस्तों 1935 का अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन लेकर आई। क्या था क्रिप्स मिशन, वो समझते हैं हम। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकों की मांगों को पूरा करने हेतु चर्चिल कौन था बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे लिए। चर्चिल ने सर क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत में भेजा। तो सर क्रिप्स जो थे वो ब्रिटेन के थे, रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा जिसमें भारत की नीति निर्धारण करने की कुछ डिस्कशन किया गया। तो इनका काम सुझाव देना था। इस दूत मंडल को ही क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इस मिशन के आधार पर भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार करने के साथ साथ अनेक सुविधाएं प्रदान की गईं। ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं की गईं जिनमें प्रमुख रूप से भारत का नया संविधान बनाने। तो देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि क्या क्या घोषणा की गई थी क्रिप्स मिशन के द्वारा, कि एक तो भारत का नया संविधान बनाया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो इसमें बेसिकली जो भी लोगों ने सहयोग दिया था उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई और सारी चीज़ें इन पर डिस्कस की गई। तो क्रिप्स मिशन भी आया 1935 के बाद। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, जो हश्र हम बोल सकते हैं साइमन कमीशन का हुआ, वही हश्र क्रिप्स मिशन का हुआ। और भारत की उस समय के राजनीतिक दलों के द्वारा, उस समय की बोल सकते हैं हम लोग की जो नेता थे, जैसे कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे इम्पोर्टेंट थी। हाँ, भले ही आज कांग्रेस पार्टी की लंका लग गई हो, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी इम्पोर्टेंट थी। तो कांग्रेस पार्टी जो है राजनीतिक उसके जो लोग थे उन्होंने इस क्रिप्स मिशन के खिलाफ हुए वो लोग, और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की मांगों को अनसुना करने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा। और इस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में हमारा आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया। तो मैंने आपको यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की भी एक डेट बता दी है। दोस्तों देखिए मेरा सबसे अलग फंडा ये है पढ़ाने का कि मैं आपके लिए पढ़ाते पढ़ाते साथ में और भी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ साथ में, बिकॉज आप जब तक BA में मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब आप चारों तरफ के सब्जेक्टों को दिमाग में नहीं रहोगे तब तक आप BA की परीक्षा को अच्छे से पास नहीं कर पाओगे। अगला है हमारा लास्ट पॉइंट, देखते हैं हम, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की बात करें 1946 में आया। क्या था ये, थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी से आप लोग। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। भारतीय नागरिकों हेतु संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा एक नया प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। तो पहला प्रतिनिधिमंडल क्या भेजा गया था, क्रिप्स मिशन, और अगला प्रतिनिधिमंडल भेजा गया 1940 में जिसका नाम था कैबिनेट मिशन 1940 में, इसलिए इसका नाम कैबिनेट 1940 रखा गया है। कौन कौन लोग थे इसके सदस्य, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो क्रिप्स मिशन में थे, सर क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोगों के नाम आप ध्यान रखिए कैबिनेट मिशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप में से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो MPPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारत एक संघ बनाने की बात की गई इस मिशन के द्वारा कि भारत में एक संघ बनाया जाएगा
ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता समाप्त करने की बात की गई और भारतीय रियासतों को छूट प्रदान करने की बात की गई, अंतरिम सरकार की स्थापना करने की बात की गई और संविधान सभा का निर्वाचन के माध्यम से बनाने का प्लान किया गया। तो ये सबसे खास बात थी। तो दोस्तों आप ये चीज़ को समझ चुके होंगे कि 1946 आते आते अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी, उनको समझ में आ चुका था कि हमसे ना हो पाएगा। इसी वजह से फाइनली जो है इन्होंने सब कुछ छोड़कर और अपने घुटने टेक दिए और ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता समाप्त करने की बात की गई। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम चीज़ों को समझना है। सबसे आखिरी बात हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 अधिनियम थोड़ा समझते हैं। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना करने की योजना रखी गई और प्रत्येक राज्य में गवर्नर जनरल, यानी कि भारत में गवर्नर जनरल होगा और एक पाकिस्तान का होगा। संविधान सभाएं बनाने वाली सभाओं को संविधान बनाने का अधिकार, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य ना होना। और दूसरा इसमें क्या खास बात थी कि संविधान सभा जो बनाई जाएगी, जिसमें संविधान बनाया जाएगा, संविधान के सदस्य होंगे बनाने वाले, उन लोगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो दोस्तों रियलिटी है, सच्चाई है कि अंग्रेजों ने 1947 के अधिनियम के द्वारा जो लिखा हुआ था उसमें वही हुआ। अंग्रेजों ने के नेतृत्व में हमने संविधान बनाया तो, लेकिन सब कुछ जो फैसले थे वो हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ही लिए। तो ये सबसे खास बात थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद को खत्म कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा और इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीय नागरिकों को करीब 200 वर्षों के पश्चात 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो दोस्तों ये था लास्ट अधिनियम। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैंने स्पीड में कराया है तो आप चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस वीडियो को फिर से भी देख सकते हो आप लोग और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी बताइएगा। ये इस तरह से हमारा चतुर्थ चरण हो चुका है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें हम बात करेंगे पंचम चरण की, यानी कि भारतीय संविधान का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है आपको यूट्यूब की इस वीडियो सीरीज़ पर, हमारे चैनल पर। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।